हेलो दोस्तों। आज हम सीटेट सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में हम पेपर 1 और पेपर 2 के सभी सीडीपी क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आपको पता चलता रहे कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ट्रेंड कैसा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर एक पार्ट में लगभग 90 क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। सो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, तो आपने बताना है कि जीन पियाजे क्या बिलीव करते थे कि नॉलेज क्या है। नंबर 1, अ विजुअल बिहेवियल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी। नंबर 2, कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड rather than being passed passively from the environment. Number 3, innate and given rather than acquired through interaction. And number 4, co-constructed in interaction with more knowledgeable other. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2, कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। क्योंकि हमने देखा है कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसमें वो देखते हैं कि जो चाइल्ड है वो खुद एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, हर चीज के लिए खुद सीखने की कोशिश करता है। और वहीं पे अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो वो कहीं ना कहीं वुकोस्की की थ्योरी में ज्यादा इंटरेक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अडोलसेंस इज नॉट करेक्ट। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है अडोलसेंस के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। नंबर 1, चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर assessor in experience adolescence in a similar manner. Number 2, adolescence is a social construction. Number 3, adolescence is generally considered to begin with poverty, the process that lead to sexual maturity and the ability to reproduce. Number 4, adolescence is developmental transition between childhood and adulthood, entailing physical, cognitive and psychosocial changes. तो आपने देखना है, ध्यान रखना है इस बात का कि adolescence के रिगार्डिंग सही नहीं है जो स्टेटमेंट। सो इनमें से एक ही स्टेटमेंट है जो गलत है। नंबर 1, चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर assessor इन एंड एक्सपीरियंस adolescence इन अ सिमिलर मैनर। क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से adolescence को जो है देखते हैं, ना कि सिमिलर मैनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स मास्टर गोल ओरिएंटेशन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है मास्टर गोल ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करती है। नंबर 1, focus on avoiding failure or punishment for fear of humiliation. Number 2, focus on achieving a certain level of performance for competing with others. Number 3, focus on improving one's skill and understanding of a task. And number 4, focus on achieving high grade for receiving external reward. गोल ओरिएंटेशन में ना दो टाइप के जो है गोल्स रहते हैं, एक मास्टर गोल, एक परफॉर्मेंस गोल। सो यहाँ पर जो है मास्टर गोल की एक ही स्टेटमेंट है, फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। वहीं पे अगर हम बात करें ये तीनों स्टेटमेंट्स 1, 3 एंड 4, ये जो है परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन के लिए को करेक्टराइज करती हैं, उनको डिस्क्राइब करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है टीचर की बेस्ट रोल को दिखाता है इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नंबर 1, टीचर लेट द चिल्ड्रन learn independently and does not interfere in their learning. Number 2, teacher is a primary source of knowledge and authority in the classroom. Number 3, teacher provides diverse material for children to experiment and provides scaffolding as and when required. Number 4, teacher is responsible for ensuring strict adherence to curriculum standards. सो इनमें से एक स्टेटमेंट जो है बेस्ट रोल को डिस्क्राइब करती है, वो है थर्ड, द टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। Next question. According to Jean Piaget, the ability to use symbols for symbols, such as letting the letter X stand for an unknown numerical, develops during dash and enables the children to learn dash. तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेज में जो बच्चा सिंबल्स के बारे में समझने लगता है कि वो न्यूमेरिकली किसी और के लिए यूज हो रहे हैं और उसे क्या कहते हैं। नंबर 1, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंजर्वेशन एंड सेग्रीगेशन। नंबर 2, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। Number 3, concrete operational stage, conservation and segregation. And number 4, formal operational stage, algebra and calculus. So आपको बताना है कि कौन सी स्टेज में जो है बच्चा पहले तो ये चीज समझता है और उसे क्या कह सकते हैं, काहे में यूज करेगा, किस जगह पे यूज करेगा। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है अलजेब्रा और कैलकुलस को समझने में
सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन? नंबर 1, who is the protagonist of To Kill a Mockingbird? Number 2, what is the plot of the novel To Kill a Mockingbird? Number 3, what is the theme of a novel To Kill a Mockingbird? And number 4, how does the author use symbolism in To Kill a Mockingbird? तो आपने बताना है कि कौन सा इनमें से क्वेश्चन जो है बच्चों के लिए रिक्वायर करेगा कि वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करे। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 4, हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू द स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। रीजन दिया है, इमोशंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। सो आपने बताना है कि दोनों असर्शन और रीजन सही भी हैं कि नहीं है, कि एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वे various gender represented in textbook and media would encourage. Number 1, discouraging gender role flexibility. Number 2, questioning gender stereotype. Number 3, strengthening gender constancy. Number 4, reinforcing gender identity. तो आपने बताना है कि ऐसे क्वेश्चन को जो अगर हम पूछ रहे हैं क्रिटिकली तो ये किस चीज को एनकरेज कर रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 2, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, कि एक टीचर को क्या करना चाहिए कि उसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर वो एड्रेस करना चाहता है बच्चों के। नंबर 1, इम्प्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स। नंबर 2, एक्नॉलेज डिफरेंस एज abnormal एंड काइंड ऑफ deficiency. Number 3, be indifferent towards individual differences. Number 4, consider differences as obvious feature of human diversity. तो आपने बताना है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 4, कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, तो आपने बताना है कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट कैसी होती है। नंबर 1, नॉर्मेटिव। नंबर 2, डायनेमिक। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव। एंड नंबर 4, समेटिव। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 2, डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर, तो आलोक जो है बिहेवियर को शो करता है। होल्डिंग हेड इन अ ऑकवर्ड पोजीशन व्हेन रीडिंग, स्क्विंटिंग एंड रबिंग द आईज फ्रीक्वेंटली, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ आईज, कंफ्यूजिंग लेटर्स, दीज कैन बी सिम्टम्स ऑफ पोटेंशियल। तो आपने बताना है कि किस चीज के सिम्टम्स दिख रहे हैं इसमें। नंबर 1, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। नंबर 2, विजुअल प्रॉब्लम। नंबर 3, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन प्रॉब्लम। एंड नंबर 4, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम ऑटिज्म भी कहते हैं। सो आपने बताना है कि किस चीज के जो है इसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं पोटेंशियल। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, विजुअल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस, और उसके लिए रीजन दिया है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस इन नेचर। तो आपने बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन करती हैं कि नहीं करती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। जो असर्शन है वो रीजन के साथ एक्सप्लेन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है, टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस। रीजन दिया है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मींस दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव। तो आपने बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, कि एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की कि नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो है रीजन कहीं ना कहीं असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वोकोस्की व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू वोकोस्की हमको बताना है कि टीचर की क्या रोल रहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। नंबर 1, टू गिव ओनली दोज टास्क दैट स्टूडेंट कैन currently do independently. Number 2, provide information and knowledge to the student. Number 3, to guide and support the student learning through scaffolding. And number 4, to allow the student to learn completely independently. तो आपने बताना है कि इनमें से क्या जो है व्यू रहा है अकॉर्डिंग टू वोकोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक टीचर का।
सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट learning through scaffolding. A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students to make connection between concept and real world application. Which of the following activity would be an appropriate pedagogical strategy? तो आपने बताना है कि एक मिडिल क्लास स्कूल टीचर है, वो चाहता है कि जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ा रहा है और जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसके साथ कनेक्शन बना सके बच्चों का. सो आपके लिए आपके हिसाब से कौन सी एक्टिविटी इनमें से बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी? नंबर वन, let the student research on a current issue in small groups and present their finding to the class. Number two, let the student memorize terms and definitions. Number three, let the student complete worksheets with multiple choice questions. And number four, let the student learn by the method of stimulus response conditioning. So आपने पता करना है कि इनमें से कौन सी जो है बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी. So best strategy number one रहेगी, let the students research on a small issues in a small group and present their finding to the class. Next question. According to Liv Wachowski, children benefits from their experience of interaction with dash while working dash their zone of proximal development. तो आपने जो blanks है इनको भरना है. Number one, physical environment just outside. Number two, more knowledgeable others within. Number three, more knowledgeable others just outside. Number four, the physical environment within. So इसका correct answer रहेगा second, more knowledgeable others within. According to Liv Wachowski, children benefits from their experience of interaction with more knowledgeable others while working within their zone of proximal development. Next question. Dyslexia is dash condition which impacts learners ability to dash. तो आपने again जो है blanks को भरना है. Number one, sensory coordinate body movement. Number two, emotionally draw pictures. Number three, neurological link sounds with symbols. And number four, psychological socialize with peers. तो आपको बताना है कि डिसलेक्सिया कौन सी कंडीशन है और वो लर्नर की कौन सी एबिलिटी पे इम्पैक्ट करती है. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा थ्री, न्यूरोलॉजिकल. डिसलेक्सिया इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और ये इम्पैक्ट करती है लर्नर की लिंक करने के, जो साउंड को और सिंबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक कैसे करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सिम्बलाइजेशन. इनमें से इन स्टेटमेंट में से कौन सी जो है करेक्टराइज है करती है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को? नंबर वन, इट इज अ लीनियर प्रोसेस. नंबर टू, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. नंबर थ्री, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. नंबर फोर, इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स. तो आपने चूज करना है ABCD में से कि कौन सा सही है. सो करेक्ट आंसर रहेगा B, C एंड D यानी कि 4. जो लीनियर जो सोशलाइजेशन है वो लीनियर प्रोसेस नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन है, इट इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम, अडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट. रीजन दिया है, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट द एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोच एंड असेसमेंट. तो आपने बताना है कि दोनों असर्शन और रीजन जो है ट्रू हैं, क्या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की कि नहीं है. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा A is true but R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम. तो इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट एग्जाम्प्लीफाई नहीं करता है इंक्लूसिव क्लासरूम को? नंबर वन, एनकरेजिंग कॉम्पिटेटिव एको. नंबर टू, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स. नंबर थ्री, फॉलोइंग रीजनेबल अकोमोडेशन. नंबर फोर, ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस. तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर पूछा गया है डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर वन, एनकरेजिंग कॉम्पिटेटिव एको. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन दिया है, द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क, द मोर डायरेक्शन द टीचर शुड गिव, एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस. रीजन दिया है, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ. सो आपने बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या जो है रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की कि नहीं है. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि बोथ A एंड B आर ट्रू बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जो असर्शन है वो कहीं ना कहीं स्कैफोल्डिंग के कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है. वहीं पर अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की तो वो जो है वो IQ और इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है. तो एक दूसरे में लिंक नहीं है पर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है.
असर्शन दिया है द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क द मोर डायरेक्शंस द टीचर शुड गिव एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। उसके लिए रीजन है इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ। तो आपने बताना है कि क्या दोनों असर्शन और रीजन सही हैं, क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही रहेगी। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों जो है ट्रू हैं, लेकिन जो है आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। सो अगर हम बात करें असर्शन की, तो असर्शन जो है स्कैफोल्डिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, वहीं पर अगर हम रीजन की बात करें तो वो इंटेलिजेंस को टेस्ट करने की बात कर रहा है। तो दोनों जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर नोटिस दैट वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास। Which of the following strategies would be an effective strategy in helping the student stay focused? तो एक टीचर जो है दे नोटिस करते हैं कि जो उनका बच्चा है क्लास में वो डिस्ट्रैक्ट होता है बहुत ज़्यादा और अटेंशन पे नहीं कर पाता। तो एक एज अ टीचर आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी उस बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगी? नंबर 1, कॉलिंग द पेरेंट्स एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट disciplinary action against the student. Number 2, giving the student repeated tasks to do during the class. Number 3, strictly telling the student to increase their attention span. Number 4, giving a timer to a student for self regulation and टाइम मैनेजमेंट। तो आपने बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है इफेक्टिव रहेगी बच्चे के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 4, गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। रीजन दिया है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। सो आपने जो है चूज करना है कि क्या दोनों असर्शन और रीजन सही हैं, क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग चीजों के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज। तो आपने बताना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में जो वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज होते हैं वो इफेक्टिव टूल की तरह क्यों काम करते हैं। ए, दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। बी, दे ऑफर इंसाइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। C, they focus mainly in the presentation of the final product. And number 4, sorry D, they offer tangible evidence of students learning. So आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है, क्या रीजंस है फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो को इफेक्टिव टूल मानते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा A, B and D. So next question, which of the following is a core principle of constructivism learning theory? तो आपने बताना है कि क्या कोर प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी का। नंबर 1, learning is primarily a passive process that involves receiving and memorizing information. Second, teacher should avoid direct instructions and explicit guidance to the students. 3, learning occurs when students receives correct answers and feedback from the teacher. And 4, student construct their own knowledge through active engagement with their environment. तो आपने बताना है कि क्या कोर प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी का। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4, students construct their own knowledge through active engagement with their environment. Next question, the central argument of Carl Gilligan critique of Kohlberg's theory of moral development is around। तो आपने बताना है कि कौन से सेंट्रल आर्ग्यूमेंट के करीब जो है कार्ल गिलिगन ने जो है क्रिटिक किया है कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को। नंबर 1, एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टडी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। नंबर 2, ethic of care and the feminist perspective. Number 3, overestimation of children's moral ability. And number 4, use of experimental design in studying children। तो आपने बताना है कि क्या सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था जो क्रिटिक बना कोलबर्ग की थ्योरी का। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 2, एथिक ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। इनका मानना ये था कि जो कार्ल गैलिगन थे कि जो कोलबर्ग हैं उनका जो है स्टडीज मोस्टली बॉयज के ऊपर ज्यादा पर्सपेक्टिव पे रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Sujata practiced eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash. Sujata is number 1, failure avoiding learner. Number 2, intrinsically motivated. Number 3, extrinsically motivated. Number 4, mastery oriented learner। तो आपने बताना है कि सुजाता क्या है, क्या वो कोई लर्नर है, कोई मोटिवेशन है उसको, अगर मोटिवेशन भी है तो किस टाइप की है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा
3 एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, वो बाहर से मोटिवेटेड है कैश प्राइस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following process is essential in meaning making of the information received from environment and store it further in the memory? तो आपने बताना है नंबर 1 रिट्रीवल, नंबर 2 अटेंशन, नंबर 3 डेके एंड नंबर 4 फॉरगेटिंग। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजन रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ? तो आपने बताना है कि एथिक ऑफ लॉ जो है कौन सी स्टेज पे आता है मॉरल डेवलपमेंट के। नंबर 1 ऑटोनमस मोरालिटी, नंबर 2 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, नंबर 3 कन्वेंशनल मोरालिटी, नंबर 4 हिट्रोनमस मोरालिटी। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3 कन्वेंशनल मोरालिटी। जो एथिक्स ऑफ लॉ है वो कन्वेंशनल मोरालिटी के टाइम पे, स्टेज के टाइम पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an elementary school teacher can strongly influence students' development of academic self-concept by number 1 keeping very low expectations from special students, number 2 keeping very low expectations from all students, number 3 punishing autonomy and initiative in students, number 4 rewarding autonomy and initiative in students। सो करेक्ट आंसर रहेगा 4 rewarding autonomy and initiative in students। नेक्स्ट क्वेश्चन, example of assistive technology devices to cater to the needs of children with visual difficulty include? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जिसे यूज किया जा सकता है विजुअल डिफिकल्टी बच्चों के लिए उन्हें पढ़ने में हेल्प करने के लिए। ए अल्टरनेटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, बी ब्रेल इम्बोस्डर एंड डिस्प्ले, सी स्पीच रिकॉग्नाइजिंग सॉफ्टवेयर, डी यूज ऑफ साइन लैंग्वेज। सो आपके सामने ऑप्शंस है, सो आपको चूज करना है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए बी एंड सी। डी जो है यूज ऑफ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज हम हियरिंग डिफिकल्टी वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ अ स्टूडेंट विद ऑटिज्म इट इज एडवाइसेबल टू? कौन सी चीज जो आप एडवाइसेबल रखेंगे जो इन बच्चों को ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म डिसऑर्डर रहता है? नंबर 1 फॉर्म एन अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप विद अ रैंडम रूटीन, नंबर 2 यूज कॉन्क्रीट लिटरल एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज, नंबर 3 अवॉइड गिविंग विजुअल सपोर्ट्स एंड विजुअल क्लूज, नंबर 4 क्रिएट अ क्लासरूम सेटिंग दैट इज ओवर सिमुलेटिंग। ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा जो है कम्युनिकेशन में या सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, यूज कॉन्क्रीट लिटरल एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू नंबर 1 ensure that they receive higher grade than their peers, number 2 give primacy to their cognitive requirement over emotional needs, number 3 keep them engaged and interested in the learning process, and number 4 providing them with a detailed and explicit instructions। So इसका correct answer रहेगा 3 keep them engaged and interested in the learning process। Next question, teachers should deal with the failure of a student in the classroom. Number 1 by administering standardized IQ tests to failed students to assess intelligence, number 2 by identifying the caste of the students and telling parents to provide additional support at home, number 3 by critically examining their own pedagogical strategies, and number 4 by correcting and overcorrecting the students who have failed। So इसका correct answer रहेगा 3 by critically examining their own pedagogical strategies। Next question, what is the role of prior knowledge in constructivism learning? So आपने बताना है कि क्या रोल है prior knowledge का constructivism जो learning है उसमें। Number 1 prior knowledge is important for advanced learners who have already familiar with the topic, number 2 prior knowledge is only important for learners who have high level of intrinsic motivation, number 3 prior knowledge can hinder the learning process since children come to school with a lot of misconceptions, and number 4 prior knowledge is important for building connections and facilitating new learning। तो बताना है आपको कि क्या प्रायर नॉलेज का जो है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में रोल है।
सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 4, प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग connections and facilitating new learning, sorry. So next question, how can a teacher support students in becoming self-directed learners in a constructive classroom? Number 1, by encouraging students to take responsibility for their own learning and develop self-regulation skills. Number 2, by providing detailed and perspective instructions for all learning tasks. Number 3, by providing frequent feedback and grades to motivate students to outperform each other. एंड नंबर 4, बाय सेटिंग एक्सप्लिसिट गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑल लर्निंग टास्क्स। तो आपने बताना है कि कैसे जो है टीचर्स स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं कि वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स बन सके। सो करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1, बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग एंड डेवलप सेल्फ रेगुलेटिंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सो असर्शन है, अ मिडिल स्कूल टीचर कीप इन रेगुलर टच विद द पेरेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास टू अंडरस्टैंड देम बेटर। रीजन दिया है, कम्युनिटी शुड डायरेक्ट हाउ एंड व्हाट द चिल्ड्रन शुड लर्न। सो आपने बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या असर्शन रीजन को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो असर्शन सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ लर्नर टीचर शुड एनकरेज डैश एंड शुड प्रमोट डैश थिंकिंग अमंग द लर्नर्स। तो आपने जो है ब्लैंक्स को भरना है। नंबर 1, मीन्स एंड एनालिसिस कन्वर्जेंट। नंबर 2, वर्बलाइजेशन एंड एनालॉजिकल। नंबर 3, बिलीफ परसिवरेंस एंड रेसिप्रोकल। एंड नंबर 4, फंक्शनल फिक्सनेस एंड डाइवर्जेंट। तो आपने बताना है कि यहाँ पर जो ब्लैंक्स हैं इनमें कौन सी चीजें जो है सही बैठेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 2, वर्बलाइजेशन एंड एनालॉजिकल। यानी कि इन ऑर्डर टू एडवांस द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ अ लर्नर टीचर शुड एनकरेज वर्बलाइजेशन एंड शुड प्रमोट एनालॉजिकल थिंकिंग अमंग द लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in discovery learning students, number 1, derive information from themselves through rehearsal and extended practice. Number 2, make new discovery in the world through rehearsal and extend practices. And number 3, derive information for themselves through exploration and manipulation of ideas. And number 4, constantly make new discovery in the world through exploration and manipulation of the ideas. तो आपने बताना है कि डिस्कवरी लर्निंग में स्टूडेंट्स किस तरह से लर्न करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 3, ड्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देमसेल्फ थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, realizing that he is not paying attention in the science class and hence he is unable to understand the concept, Ramesh decided to sit at the front so that he can focus attention better. Which learning strategy is Ramesh using? तो आपने बताना है कि रमेश कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 1, स्कैफोल्डिंग। नंबर 2, निमोनिक। नंबर 3, रिहर्सल। एंड नंबर 4, मेटाकॉग्निशन। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 4, वो मेटाकॉग्निशन स्ट्रेटजी का यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निशन? Number 1, emotion modulate various aspects of cognition. However, degree and direction of effect depend upon a range of factors. Number 2, impact of emotion on learning is always unvavalent and has a positive effect only irrespective of the nature of emotion. Number 3, emotion facilitate encoding but have no impact on attention. Number 4, emotion helps in efficient retrieval of information but not influence motivation to learn. So आपने बताना है कि इमोशंस का जो है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इमोशंस के लिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निशन के रिगार्डिंग है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1, इमोशन मॉड्यूलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन, हाउएवर डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ द फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन टीचर्स इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द स्टूडेंट? कैसे जो है टीचर इंट्रिंसिक मोटिवेशन ला सकता है अपने बच्चों के अंदर? नंबर 1, बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड एंड प्राइज। नंबर 2, by inculcating joy of learning. Number 3, by giving removal punishment. And number 4, by giving negative reinforcement. So correct answer रहेगा number 2, by inculcating joy of learning. Next question,
Which of the following statements correctly describe the relationship between intrinsic and extrinsic motivation? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बीच में रिलेशनशिप को शो करती है. नंबर वन, intrinsic and extrinsic motivation can both impact on individuals' behavior, but they operate independently of each other. Number two, intrinsic and extrinsic motivation can interact with each other in complex ways, with one type of motivation affecting the other. Number three, intrinsic motivation and extrinsic motivations are mutually exclusive. Individual cannot be motivated by both at the same time. And number four, intrinsic motivation can impact extrinsic motivation, but extrinsic motivation cannot impact intrinsic motivation in any possible manner. So आपने बताना है कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर टू. Intrinsic motivation and extrinsic motivation can interact with each other in a complex way, with one type of motivation affecting the other. Next question. Academic performance and intellectual ability gradually improve in children who leave deprived settings and enter enriched settings. The above argument points primarily towards which of the following debates of development. तो आपने बताना है कि ये आर्ग्यूमेंट जो है डेवलपमेंट के कौन सी डिबेट के ऊपर जो है पॉइंट आउट कर रहा है. नंबर वन, हेडिटरी वर्सेस एनवायरनमेंट. नंबर टू, डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन. नंबर थ्री, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी. एंड नंबर फोर, इंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर वन, हेडिटरी वर्सेस एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. सो असर्शन है, when we look at childhood as a single category, we lose out on the social and cultural differentiation between children with regard to the gender, ethnicity and social class. रीजन दिया है, चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन. सो आपने बताना है क्या दोनों असर्शन और रीजन एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या वो सही भी हैं कि नहीं है. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि ये दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन प्याजे एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन. तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जीन प्याजे ने जो है फैक्टर नहीं प्रपोज किया है कॉग्निशन को अफेक्ट करने में. नंबर वन, कल्चरल टूल. नंबर टू, इक्विलिब्रेशन. नंबर थ्री, एक्टिविटी. एंड नंबर फोर, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर वन, कल्चरल टूल. कल्चरल टूल जो है लिव वोगोस्की की जो है थ्योरी में आता है, ना कि जीन प्याजे की थ्योरी में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन है, जीन प्याजे assumed that the process of learning is dependent solely on hereditary. एंड उसके लिए रीजन दिया है, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट. तो आपने बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि गलत हैं, क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर वन, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सो जीन प्याजे ये नहीं कहते हैं कि वो सोली डिपेंड करती है हेरिडिटरी पे, उन्होंने एनवायरनमेंट की बात भी की है. और जो है दूसरी स्टेटमेंट ठीक है कि डेवलपमेंट जो है इंटीग्रेशन होती है हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट की. Next question. According to Jean Piaget, when children cannot handle new experience within their existing cognitive structure, they experience dash and resort to dash. तो आपने बताना है कि इन ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा. नंबर वन, डिसोनेंस अडेप्टेशन. नंबर टू, डिसोनेंस इंटरनलाइजेशन. नंबर थ्री, इक्विलिब्रियम अडेप्टेशन. नंबर फोर, इक्विलिब्रियम एंड इंटरनलाइजेशन. सो करेक्ट आंसर होगा थ्री, अडेप्टेशन, सॉरी, disequilibrium and adaptation. So according to Jean Piaget, when children cannot handle new experience within their existing cognitive structures, they experience disequilibrium and resort to adaptation. Next question. While Piaget views children as dash and Vygotsky views children as dash. Number one, passive in manipulating ideas, active in social context. Number two, passive in manipulating ideas and passive in social context. Number three, active in manipulating ideas, passive in social context. And number four, active in manipulating ideas, active in social context. तो आपको जो है प्याजे और वोगोस्की के व्यूज के हिसाब से उन्हें ब्लैंक्स में फिल करना है. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज एंड एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट 4.
जो पियाजे हैं वो एक्टिव देखते हैं इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, और वहीं पर जो है विगोस्की जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस फॉर डिटरमिनिंग द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है एज अ बेस वर्क करती हैं मॉरल डेवलपमेंट जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसके लिए। नंबर वन, एज ऑफ द इंडिविजुअल। नंबर टू, आंसर्स गिवन बाय द इंडिविजुअल फॉर और अगेंस्ट स्टीलिंग। एंड नंबर थ्री, रीजनिंग अंडरलाइंग द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स। सो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Lev Vygotsky, the essence of cognitive development is number one, identifying how to respond to cognitive conflict. Number two, organizing schema into coherent wholes. Number three, mastering the use of psychological tools. And number four, learning to adapt to the environment. So correct answer होगा third, mastering the use of psychological tools. Next question, according to Lev Vygotsky, Dash plays an essential role in helping learners progress through the zone of proximal development. Number one, maturation. Number two, positive reinforcement. Number three, physical environment. And number four, more knowledgeable other, जिसको हम MKO भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, मोर नॉलेजेबल अदर। Next question, Howard Gardner proposed that intelligence, number one, is dominantly about recall and memorization, number two, is primarily about emotional learning, number three, can be differentiated into multiple kinds, and number four, is influenced only by genetic and not by environmental factors. तो आपने बताना है कि जो इंटेलिजेंस की थ्योरी हावर्ड गार्डनर ने दी है, जिसे इसका तो आंसर जो है उसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is progressive education? Number one, a method of teaching that emphasizes strict adherence to standard curriculum. Number two, a method of teaching that emphasizes maximum use of technology and multimedia in the classroom. Number three, an approach to the education that emphasizes discipline and rote memorization. And number four, an approach to education that emphasizes individualized learning and student-centered classroom. तो आपने बताना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आप क्या मतलब समझते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर, एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फसाइज इंडिविजुअल लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सो असर्शन है, a girl in middle school might often be silent and non-participative in classroom discussions. Reason है, given their genetic makeup, girls are not competent to comprehend and cope up with the challenging curriculum in the middle school. तो आपने बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या कोई एक स्टेटमेंट सही है। सो आपको अपने ऑप्शन को यहाँ से चूज करना है। सो इसका राइट आंसर रहेगा वन, यानी कि ए इज ट्रू एंड रीजन इज false. Next question, the nature of assessment should be dash and assessment task should be dash. Number one, dynamic and standardized. Number two, objective authentic. Number three, dynamic and authentic. And number four, objective standardized. So आपने जो है blanks को भरना है। So इसका करेक्ट आंसर रहेगा थ्री, डायनेमिक एंड ऑथेंटिक। जो नेचर ऑफ असेसमेंट है वो डायनेमिक होना चाहिए और असेसमेंट की जो टास्क है वो ऑथेंटिक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सो असर्शन है, इट इज एडवाइसेबल नॉट टू रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट व्हाइल कंडक्टिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। और रीजन है, इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट स्कोर्स आर कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो आपने बताना है कि क्या दोनों सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फोर, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट्स तो सही हैं लेकिन एक दूसरे के साथ
कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात हो रही है, वहीं पे नीचे जो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल स्किल इन स्टूडेंट्स। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है एनालिटिकल स्किल जो बच्चों के अंदर प्रमोट करता है। नंबर वन, हाउ हैव मैमल अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट। नंबर टू, tell a few examples and a few non-examples of mammals given in the textbook. Number 3, what is the definition of a mammal? And number 4, explain the key characteristics of a mammal. So आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है क्वेश्चन एनालिटिकल स्किल्स जो बच्चों के अंदर प्रमोट हो रही है उसके बारे में दिखा रहा है। सो करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1, हाउ हैव मैमल्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सो असर्शन है, एन इंक्लूसिव क्लासरूम डज नॉट ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, और इसके लिए रीजन दिया है, inclusion is a policy that stress equal opportunities by providing same learning goals, strategies and assessment methods. So आपने बताना है कि दोनों सही हैं कि नहीं है, कि एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं गलत हैं, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज होता है, क्योंकि बच्चों की डाइवर्स नीड रहती है। और वहीं पे बात करें हम रीजन की, तो रीजन भी गलत है, क्योंकि अलग अलग डाइवर्स नीड्स हैं तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी यूज होंगी। Next question, use of people's first language such as using the description student with a learning disability instead of learning disabled students. तो ये क्या दिखाता है ये स्टेटमेंट, ये आपको बताना है। नंबर 1, illustrate the emphasis on medical model of disability. Number 2, is a hindrance in correct identification and labeling of people with disability. Number 3, take away the emphasis from disability and is not in the true spirit of inclusion. And number 4, is in consonance with the human right approach to inclusion. तो आपने बताना है कि स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 4, is in consonance with the human right approach to the inclusion. नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion और रीजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल assertion दिया है हमारे सामने, 12 year Amanya gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the math problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. रीजन है उसके लिए, when students feel unsafe and obnoxious their learning is adversely affected. आपने बताना है कि क्या दोनों करेक्ट हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, यानी कि नंबर 1, दोनों करेक्ट भी हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर क्या करता है। नंबर 1, आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन एंड करेक्टली लेबल देम। नंबर 2, सेग्रीगेट children based on different academic capabilities. Number 3, modify the curriculum and pedagogy strategies to suit varied need of children. And number 4, tries to encourage children to do better by promoting competitive spirit. तो आपने बताना है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर का क्या रोल होता है मेन। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3, modify the curriculum and pedagogy strategies to suit varied needs of children. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें हमको जो है क्लास इंक्लूजन के एग्जांपल दिया हुआ है। Assertion है, Lokesh has trouble with classifying one concept, Delhi, as a subset of another, India. Reason दिया है, understanding how emotions affect memory and learning can lead to self-regulated learning. आपने बताना है क्या दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं और सही हैं कि नहीं है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड, यानी कि नंबर 1 तो सही है, असर्शन तो ठीक है, लेकिन उसके लिए रीजन गलत है कि वो इमोशंस की बात कर रहा है और वो वहां पर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के हिसाब से ऑप्शंस को चूज करना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही रहेगी। नंबर 1, बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मैच्योरेशन डज नॉट प्ले एनी रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नंबर 2, लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंड्स अपॉन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। Number 3, memorization should be prioritized over learning through experience. And number 4, previous knowledge does not play any role in process of learning. So आपने चूज करना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के हिसाब से सही है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंड अपॉन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग।
नंबर वन जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मैचुरेशन डज नॉट प्ले एनी रोल, ये गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मैचुरेशन एक फंडामेंटल कंपोनेंट की तरह देखा गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। उसके अलावा अगर हम बात करें मेमोराइजेशन की तो ये भी गलत है क्योंकि जो है प्याजे जो है ये मानते थे कि बच्चों को डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन से जो है चीज़ों को लर्न करना चाहिए, ना कि रोट लर्निंग से। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो प्रीवियस नॉलेज जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, और जीन प्याजे की थ्योरी में हमको एक पार्ट देखने को मिलता है जैसे जो आइडिया ऑफ स्कीमा सिमुलेशन एंड अकोमोडेशन का है, तो वो कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। सो हम ये नहीं कह सकते कि ये सही हो सकता है, डज नॉट प्ले एनी रोल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सो असर्शन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम अडेप्टेशन शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस। और रीजन दिया है, स्पेशल चिल्ड्रंस डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। तो आपने बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 4, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10-year-old Kakuli is struggling with a difficult math problem. What her teacher do to enhance her problem solving skills? तो आपने बताना है कि काकोली करके एक लड़की है जो इसके साथ जो है एक मैथ प्रॉब्लम जिसमें वो डिफिकल्टी फेस कर रही है। तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस किया जा सके? नंबर वन, गिव हर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। नंबर टू, टेल हर टू स्किप द प्रॉब्लम एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नंबर थ्री, encourage her to keep writing and offer scaffolding when needed. And number four, give severe punishment so that it is not repeated in future. तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो ऑप्शन आपको सही लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर थ्री, एनकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग लिव्स बुकॉस्की आइडिया अ टीचर शुड, एक लिव बुकॉस्की के हिसाब से एक टीचर को कैसा होना चाहिए? नंबर वन, एनकरेज द यूज ऑफ कल्चरल टूल बाय स्टूडेंट्स। नंबर टू, disseminate the knowledge to be memorized by the student. And number three, encourage students to compete with each other. And number four, practice reciprocal teaching with her students. तो आपने अकॉर्डिंग टू लिव वुकॉस्की के हिसाब से देख के बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर फोर, प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट? लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के हिसाब से कौन सी जो स्टेटमेंट सही है? नंबर वन, इट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट स्टेजेस फॉर पोजेशन ऑफ moral development in children. Number two, it is based on the study done through experimental method. Number three, it presents conflicting situation to the children. And number four, it takes into account effect of cultural and gender on moral reasoning. So आपने चूज करना है कि इनमें से कौन सा जो है सही है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर थ्री, इट प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस टू द चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Howard Gardner's theory of multiple intelligence proposes that number one, intelligence change over time. Number two, intelligence is primarily inherited. Number three, intelligence can be measured accurately and predicted precisely. Number four, intelligence can successfully predict academic success. So आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू प्रपोज किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर वन, इंटेलिजेंस चेंज ओवर द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन का एग्जांपल है। नंबर वन, अ स्टूडेंट स्टडी हार्ड टू अचीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। नंबर टू, a student study hard to get a good grade and be better than others. Number three, a student study hard to learn as much as possible from the teacher. And number four, a student study hard to further her own growth. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, a student study hard to get a good grade and be better than others. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग इनमें से किस चीज को इन्वॉल्व नहीं करता है? नंबर वन, गिविंग ऑल लर्नर्स वेरियस वेज ऑफ acquiring information and knowledge. Number two, providing all learners alternative for demonstration what the learners knows. Number three, tapping into all learners interest and offering challenge accordingly. And number four, practicing form of labeling and categorization of learners. तो आपने बताना है कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग इनमें से किस चीज को इन्वॉल्व नहीं करता है।
सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ, प्रैक्टिसिंग फॉर्म ऑफ लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर जो है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while engaging students who are visually challenged teacher should use dash which dash। so आपने जो है blanks को भरना है। नंबर वन, braille is a tactical system। नंबर टू, braille is a auditory system। नंबर थ्री, frequency modulated transmission device are a tactile system। and number four, frequency modulated transmission system and are an auditory system। so आपने चूज करना है कि इनमें से कौन से जो है इन दोनों ब्लैंक्स के लिए ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर वन, ब्रेल इज अ टेक्टाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिली, पियर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो आपने बताना है कि कौन से डोमेन के अंदर जो है इमोशंस, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स स्टडी किए जाते हैं। नंबर वन फिजिकल, नंबर टू नंबर टू कॉग्निटिव, नंबर थ्री लिंग्विस्टिक एंड नंबर फोर साइको सोशल। करेक्ट आंसर रहेगा साइको सोशल। साइको सोशल के अंदर जो है हम इमोशंस, सेल्फ परसेप्शन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो फैमिली के साथ होते हैं, पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल। इनमें से कौन से मेथड में जो है टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे का रोल चेंज कर लेते हैं। नंबर वन, कंडीशनड लर्निंग। नंबर टू, रिसेप्टिव लर्निंग। नंबर थ्री, एक्सपोजिटरी लर्न टीचिंग एंड नंबर फोर, रेसिप्रोकल टीचिंग। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर फोर, रेसिप्रोकल टीचिंग। इसमें जो है बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर से क्वेश्चंस करते हैं, एक दूसरे के साथ रोल्स को चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल एंड पर्सनालिटी ट्रेट दैट आर कल्चर कंसीडर एप्रोप्रिएट फॉर अ स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज डैश एंड आर डैश। सो आपने जो है ब्लैंक्स को भरना है। नंबर वन, जेंडर रोल कल्चरली डिफाइंड। नंबर टू, जेंडर रोल जेनेटिकली डिटरमिन्ड। नंबर थ्री, जेंडर आइडेंटिटी एंड कल्चरली डिफाइंड एंड नंबर फोर, जेंडर आइडेंटिटी एंड रोल डिटरमिन्ड। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर वन, जेंडर रोल्स एंड कल्चरली डिफाइंड। Behavior, interest, attitude, skill, and personality trait that a culture considers appropriate for a specific gender are referred to as gender roles and are culturally defined. Next question. While proposing the relationship between language and the thinking process, Lev Vygotsky conceptualized language as an number one, cultural tool which facilitates cognition in multiple ways. Number two, form of egocentric speech used to only fulfill basic needs. Number three, hindrance to the development of cognitive abilities, and number फोर, independent domain which is not related to cognition। तो आपने चूज करना है कि रिलेशनशिप जब थिंकिंग और लैंग्वेज के प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं लिपोकॉस्की, तो क्या मान के चलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर वन, कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन दैट प्रमोट एनालिटिकल थिंकिंग। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है। नंबर वन, in which year did World War II end? Number two, which country were directly involved in the World War II? Number three, which factors contributed to the outbreak of World War II? And number four, who are the leaders of Germany during the World War II? So आपने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है इनमें से प्रमोट कर रहा है एनालिटिकल थिंकिंग को। So इसका करेक्ट आंसर रहेगा थ्री, which factor contributed to the outbreak of World War II? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सो असर्शन है, एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बी मोर अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। रीजन है, गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज, मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर देम टू कन्फर टू सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस। तो आपने बताना है क्या दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सही है कि गलत है। करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड, A is true but R is false. Teacher wants to enable meaningful and analytical learning in her class by providing opportunities for students to connect to their prior knowledge to new concept. Which of the following teaching strategies would be most effective? तो आपने बताना है कि इस चीज के लिए जो है सबसे ज्यादा बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। नंबर वन,
lecturing on new material and providing students with a list of key terms to memorize. Number 2, assigning students to read the textbook chapters and answer questions at the end. Number 3, ask students to share their own experiences related to the new material and then connect them to the topic. Number 4, providing students with a step-by-step guide on how to complete a task related to new material. So आपने बताना कि कौन सी स्ट्रेटेजी जो है ठीक रहेगी. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3. Ask students to share their own experience related to the new material and then connect them to the topic. Next question. Which of the following is an example of assessment for students learning? इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए. नंबर 1, अ फाइनल एग्जाम that covers all the material learned throughout the term. Number 2, a quiz and brainstorming at the beginning of the class to check for prior knowledge. Number 3, a standardized test used to compare students across the country. And number 4, a rubric given to the students at the beginning of a project outlining what they need to do to achieve a certain grade. So आपने बताना है कि कौन सा इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, अ क्विज एंड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास टू चेक फॉर द प्रायर नॉलेज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे सामने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस कीप स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज एंड फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग. और उसके लिए रीजन है लर्निंग इज गवर्न्ड ओनली बाय द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. तो आपने चूज करना है कि इनमें से कौन सा जो है क्या दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या सही भी हैं कि नहीं है. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4. ये दोनों ही फॉल्स हैं क्योंकि हम जो है फियर और स्ट्रेस से जो है बच्चों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते मीनिंगफुल लर्निंग. और ये भी कहीं से सही नहीं है कि एक्सटेंसिक फैक्टर्स जो है लर्निंग को गवर्न करते हैं, सिर्फ एक्सटेंसिक फैक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट्स. इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी जो है इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं जो नए कॉन्सेप्ट को टीच करने में हेल्पफुल होती हैं. नंबर 1, प्रेजेंटिंग एग्जांपल्स. नंबर 2, प्रेजेंटिंग नॉन एग्जांपल्स. नंबर 3, promoting thinking about relationship amongst concept. And number 4, giving a definition and encouraging students to rote memorize it. So आपने चूज करना है कि इनमें से कौन कौन से जो है एज अ इफेक्टिव स्ट्रेटजी है. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3. जो एग्जांपल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉन एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं. नॉन एग्जांपल्स माने अगर आप बच्चों को ये क्लैरिफाई करें कि ये चीज जो है इसके साथ ये कॉन्सेप्ट जो है ये ऐसा नहीं है, सो वो नॉन एग्जांपल्स हो गए. और जो है रिलेशनशिप्स को बैठाना भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन उन्हें रोड मेमोराइज करवाना सही नहीं है क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखता है बच्चा फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव Vygotsky view cognitive development as number 1, a collaborative process. Number 2, an individual activity. Number 3, a unified process. And number 4, effective adoption to the environment process. So आपने बताना है कि लिव वकोस्की का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का व्यू क्या था. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1, a collaborative process. Next question, you are a teacher who wants to encourage your students to think critically and creatively. Which of the following strategy is most likely to foster this type of thinking? Number 1, assessing a project in which student must memorize and present information on a topic. Number 2, providing student with open-end questions to come up with their own solutions. Number 3, give students multiple choice test to assess their knowledge. And number 4, lecturing on the topic and providing students with detailed notes. So आपने बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है या कौन सी थिंकिंग जो है ये डेवलप करेगा. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद ओपन एंड क्वेश्चंस टू कम अप with their own solutions. Next question, Fiza analyzed that she has more problem in learning topic X than in learning topic Z because she is interested in topic Z and is paying focused attention to it. Which of the following construct describes Fiza's ability to analyze her thinking? Number 1, metacognition. Number 2, memory. Number 3, cognition. And number 4, cognitive conflict. So आपने चूज करना है कौन सा जो है एनालाइज कर रहा है. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1, मेटाकॉग्निशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है अच्छे से डिस्क्राइब करता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट को. नंबर 1, to give students the opportunity to critically assess the
work of their peers. Number 2, to identify the attitude pattern of a student and design a career guidance program as per their needs. Number 3, to provide feedback to the teachers about their teaching methods. And number 4, to identify the area where students may need additional support or instructions. So इसका correct आंसर रहेगा number 4, to identify the area where students may need additional support or instructions. Assertion और reason का क्वेश्चन है. Assertion है each child find opportunity to play, experiment and discover their world. रीजन दिया है childhood is a universal construct. तो आपने बताना है कि क्या assertion और reason करेक्ट हैं, क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा A is true but R is false यानी कि 4. तो चलिए इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है. आज हमने 90 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं. इस सीरीज का पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा. और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी आपके डाउट को रिजॉल्व करें. सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस.